मौसम और कोरोना पर बुलेटिन में मर्ज, मातम और मौत की खबरें देश भर से आ रही हैं। लोग लड़ रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं और जिंदगी से नाता भी टूट रहा है। सरकारें एक्शन में हैं, लेकिन जिंदगी बचाने की रफ्तार में लापरवाही, सुस्ती, संवेदनहीनता और इतनी कि मौतों का आंकड़ा लिखते हुए भी दिल दहल जाए। 24 घंटे में देश में कुल नए मामले 3.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। मौत का आंकड़ा 2800 के करीब जा पहुंचा है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हर बड़ा राज्य इस वक्त कांप रहा है। सवाल यह है कि जब सरकारें दावे कर रही थी तो अस्पतालों में सब कुछ मौजूद क्यों नहीं है? क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर की मार इस वक्त अस्पतालों में देखी जा रही है? कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, कहीं पर बेड्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर रेमडेसिविर खत्म हो गया है। ये तमाम सवाल इस वक्त मुंह बाए खड़े हैं कि आखिरकार वक्त रहते इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 10 दिन में कोरोना के सबसे कम मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। ये थोड़ी राहत की खबर दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली में 24 घंटे में 22,933 कोरोना के मामले आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में, पिछले 10 दिन के मुकाबले में थोड़े कम है। लेकिन एक दिन में मौत का आंकड़ों का रिकॉर्ड महाराष्ट्र ने छू लिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में 832 लोगों की पिछले 24 घंटे में जान चली गई है। महाराष्ट्र कोरोना मामलों में सबसे आगे तमाम राज्यों में चल रहा है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 4 टन ऑक्सीजन पहुंच चुका है। हालांकि लगातार हमने देखा था कि कैसे बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही थी, लेकिन 10 दिन में जो पिछले 24 घंटे का दिल्ली का रिकॉर्ड है, वो सबसे कम है कोरोना संक्रमितों के मामले में। आरएमएल अस्पताल से हमारी संवाददाता अनीशा माथुर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। शिवेन श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। सबसे पहले अनीशा, आपका रुख करते हुए, आरएमएल अस्पताल की क्या स्थिति है, वहां से क्या ताजा जानकारी मिल रही है, और साथ ही तमाम दूसरे अस्पताल जहां पर इस वक्त ऑक्सीजन की कमी है, उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए नेहा, दिल्ली शहर में पिछले 24 घंटे में 350 मौतें हुई हैं और ये अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा दिल्ली का रहा है पिछले 24 घंटे का। और आरएमएल हॉस्पिटल का आपको हम दिखा दें, बाहर जो वर्चुअल नोटिस बोर्ड लगा है उस पर साफ लिखा है कि एक भी बेड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बाहर आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं, सत्येंद्र आपको थोड़ा पैन करके दिखाएंगे। एम्बुलेंसेस खाली खड़ी हैं, क्योंकि इनके एम्बुलेंसेस में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो खाली पड़े हैं। और एम्बुलेंस ड्राइवर्स हमें यही बता रहे हैं कि ऑक्सीजन लेने के लिए एम्बुलेंसों को भी 3-3 घंटे लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो नारायणा का फिलिंग स्टेशन है, ये एम्बुलेंस ड्राइवर हमें बता रहे हैं कि नारायणा का जो सबसे बड़ा फिलिंग स्टेशन है, वहां पे इस वक्त ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन टैंकर का इंतजार हो रहा है। तो ये तो हालात है जो एम्बुलेंसेस को ऑक्सीजन चाहिए उसकी। जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, वहां पर भी इसी तरह से ऑक्सीजन का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि आज रात तक 70 टन ऑक्सीजन रेल के द्वारा दिल्ली पहुंचेगी, लेकिन अभी दिल्ली में हालात थोड़े गड़बड़ाए, हालात खराब ही हैं और कुछ राहत देने वाली खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन दिल्ली का दिल रो रहा है, ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है। दिल्ली कभी इतनी बेबस नहीं दिखाई दी। अस्पताल ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे हैं और मरीज इलाज के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन जिंदगी शायद इससे पहले भी कभी इतनी बेचारगी के दौर में नहीं थी। दिल्ली कभी इतनी बेबस, इतनी बेचारी, इतनी बदहवास और इतनी मायूस नहीं दिखी। उदासी का ऐसा मंजर भी कभी नहीं दिखा जब हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिल्ली में अस्पतालों के भीतर और बाहर हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बेबसी का राग गा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम। एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। मरीज कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तीमारदार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही और अब तो मंत्री, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही।
कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ आपके राज्य में गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, शायद चिट्ठी से कुछ हो जाए। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि बताइए 8 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिली थी, अब तक एक भी क्यों नहीं लगाया गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि देश में पीएम केयर फंड से 551 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मगर सवाल यह है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इतनी देर क्यों की गई। अगर ये ऑक्सीजन प्लांट अब तक लग गए होते तो शायद इतना हाहाकार नहीं मचता। यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि 1 साल से पीएम क्या कर रहे थे। जिनके परिवार का सदस्य मोदी जी मर गया ऑक्सीजन की कमी के बगैर, उनके लिए ये राहत नहीं कि आप क्या लगाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। सवाल ये है कि 1 साल में आपने क्या किया, और 1 साल में सिवाय जीरो के दिखाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं। बहरहाल इस राजनीति के बीच बता दें कि दिल्ली के मॉडल टाउन में पेंटामेड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ करीब 50 मरीजों की जान खतरे में है। अस्पताल में 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 45 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर। हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हुए हालात में सवाल बनता है कि हमारे नीति नियंताओं ने पहले से लोगों की जिंदगी बचाने की तैयारी क्यों नहीं की थी। दिल्ली में राम किंकर सिंह, अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली में कोरोना से लड़ने में नाकाम सरकारों के पास कोई रास्ता शायद नहीं बचा है, तो क्या लॉकडाउन ही रास्ता है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में संपूर्ण बंदी की मियाद 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी है। और इस बीच हमारी संवाददाता अनीशा माथुर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनीशा, क्या दिल्ली सरकार के पास डेटा है कि किस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन कम है, कहां पर पूर्ति करनी है, कहां पर अभी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है? इस तरह का कोई डेटा जुटा पाई है अभी तक सरकार? देखिए नेहा, दिल्ली सरकार जो है उन्होंने एक वॉर रूम और पोर्टल तो बना दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पोर्टल बना दिया गया है जहां पर सरकार भी और अस्पताल भी हर 2 घंटे बाद अपडेट देंगे कि ऑक्सीजन का स्तर क्या है और पेशेंट्स की संख्या क्या है। अब वो कितने अच्छे से काम कर रहा है और उसकी कितनी अच्छी से मॉनिटरिंग हो रही है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। केजरीवाल सरकार ने एक सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी है, ऊपर से आज एक एडवर्टाइजमेंट भी निकाला है कंपनियों को एड्रेस करते हुए कि दिल्ली को ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए जो है रेफ्रिजरेटेड टैंकर्स की ऑक्सीजन टैंकर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो सभी से ये उन्होंने अपील करी है कि कंपनी से, दूसरी सरकारों से, कॉरपोरेट से, लोगों से कि किसी के पास अगर इस तरह के सप्लाई के लिए टैंकर हो तो वो दिल्ली सरकार को मुहैया कराएं। तो अब बात ये हो रही है कि जो कुछ दिल्ली में हो रहा है वो क्राउड सोर्सिंग से हो रहा है। सरकार तक लोगों से और कंपनियों से मदद मांग रही है। हालांकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में पिछले कुछ दिनों में बातचीत के बाद ये बात हुई है कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि दूसरे देशों से भी ऑक्सीजन और जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसकी सप्लाई के लिए बात हो रही है। लेकिन इस वक्त अगर आप सारे हॉस्पिटल्स की देखें तो जैसे हम आरएमएल के बाहर हैं, यहाँ पर हमें स्टाफ बता रहा है कि ऑक्सीजन तो अभी है, लेकिन जितने पेशेंट्स हैं उसको लेकर सवाल ये है कि कितने पेशेंट्स की जान बच पाती है। गंगाराम अस्पताल जो है, जिन्होंने सबसे पहले ट्विटर पे और मीडिया के थ्रू ये बताना शुरू किया था कि उनके पास ऑक्सीजन की सख्त कमी है, आज भी सुबह 4 टन ऑक्सीजन आई है, लेकिन वो 8 घंटे चलेगी, तो शाम तक दोबारा ऑक्सीजन आनी जरूरी है। दिल्ली के बहुत सारे छोटे छोटे अस्पताल हैं जो इसीलिए यही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई दिन में एक बारी आने से काफी नहीं पड़ता है शाम तक। क्योंकि लगातार सियासत हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वक्त सियासत का है? बिल्कुल नहीं, ये हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन नेता नहीं समझ रहे हैं। मौतों के बीच इनके पास आरोपों के ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन
अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। एक साल आपको वक्त मिला था, पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी, और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो एक ही लगा है, उसका क्या हुआ? ये बहुत नीची राजनीति है, और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है। लोग ही सफर करें, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। और 1 हफ्ते का लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से। दिल्ली नोएडा सीमा का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर के लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। इस वक्त हम लोग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हैं और यहाँ बैरिकेड लगा करके तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है जो एसेंशियल सर्विसेज की, जरूरी सेवाओं की कैटेगरी में आते हैं। जो जरूरी सेवाओं की कैटेगरी में नहीं है, जिनको किसी भी तरह का इमरजेंसी नहीं है, उनको यहाँ से वापस भी भेज दिया जा रहा है। इस तरह की स्थिति इस वजह से है क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल में बेड्स कम हो रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई तमाम अस्पतालों में कम पड़ रही है और इस वजह से इस लॉकडाउन को बड़ी सख्ती से दिल्ली पुलिस पालन करवा रही है। ये जरूर देख करके, चेक करके गाड़ियों को भेज रही है जिनके पास पास है या जो एसेंशियल सर्विसेज में है उनको भी, कि उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावार के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, लखनऊ का हाल किसी से छुपा नहीं है। हमने अस्पतालों की तस्वीरें देखी हैं, रोते बिलखते मरीजों की तस्वीर देखी है। अब क्या कुछ बेहतरी है? क्या किसी अपवर्ड कर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ, लखनऊ में अब चीजें कंट्रोल में हैं या फिर बेहतरी की ओर है? देखिए नेहा, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि लखनऊ में किसी भी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि सरकार पिछले कुछ दिनों से जो एक्टिव हुई है, 2-3 दिनों से, उसमें बहुत सारे इंतजाम करने की कोशिश उन्होंने जरूर की है। चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, जिसमें बोकारो के प्लांट से जो ऑक्सीजन है वो ट्रेन के जरिए, हवाई जहाज के जरिए लाई जाने की कोशिश हुई हो, उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है थोड़ी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर राजधानी लखनऊ में। और इसके अलावा जो सरकार ने कोशिश और की है डीआरडीओ की मदद से, जो अस्पताल के बेड्स बनाए जा रहे हैं अस्थायी रूप पे, उनका काम तेजी से चल रहा है। साथ ही साथ सरकार ने एक राहत की बात जरूर की है कि सीएमओ के लेटर की जो बाध्यता थी वो खत्म की गई, जिसकी वजह से प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं। ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रेफरल से किसी को भर्ती कराया जाता है प्राइवेट अस्पताल में, तो वहां उसका सारा खर्च भी सरकार वहन करेगी। एक बड़ी समस्या आती थी प्राइवेट अस्पताल में, अगर किसी को भर्ती लेना है तो वहां पर पहले वो पैसे मांगते थे कि पैसे जमा करिए तब आपको इलाज मिलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये जो सपोर्ट दिया जा रहा है कि सारा बिल सरकार देगी, ऐसे में सारे लोगों को नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो रेफरल के जरिए आएंगे वहां पर, उनको मदद मिल सकती है। तो कुछ ना कुछ स्थिति बेहतर करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है। लेकिन ऑक्सीजन अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है, अस्पताल में बेड्स अभी भी बड़ी समस्या बने हुए हैं और नंबर्स कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र और अनीशा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब बंगाल चुनाव की करेंगे। आज 7वें दौर का मतदान जारी है। 34 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 9 सीटें मुर्शिदाबाद और पश्चिमी बर्दवान में हैं, लेकिन सबकी नजर भवानीपुर सीट पर है, जहां से ममता बनर्जी मौजूदा विधायक हैं और इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से मैदान में उतर गई हैं। पश्चिम बंगाल में 7वें दौर का मतदान चल रहा है। आज कुल 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 2 उम्मीदवारों के निधन की वजह से 2 सीटों पर मतदान को स्थगित कर दिया गया है। नुसरत जहां ने भी वोट डाला। सुबह वो मतदान के बूथ पर पहुंची, वहां पर अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया। ये उस वक्त की तस्वीरें जब नुसरत जहां वोट डालकर बाहर निकली। ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में भी आज ही मतदान हो रहा है। अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि टीएमसी पहले ही जीत चुकी है। पूरे आत्मविश्वास से लबरेज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का यह कहना कि अब सीटों की संख्या बढ़ रही है टीएमसी के लिए। हमारे साथ इस वक्त है तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां। अगर आप बता सकते हैं, आज आपने वोट दिया है, लेकिन कोविड के अमित कोविड यू कम टू कास्ट योर वोट, क्या क्या प्रोटोकॉल्स लिए गए थे as far as COVID is concerned, and what message would you want to give people? Every state is fighting their own COVID war, so West Bengal is no different. We are also going through a very tough situation, and we are all fighting it up. So let's hope for the best and let's pray for humanity at the moment. तो थोड़ा आप सब संयम रखें और लेट्स प्रे दैट वी ऑल कम टुगेदर एंड फाइट दिस। थैंक यू।
टीएमसी की स्टार कैंडिडेट सायोनी घोष से बात की हमारी संवाददाता पौलमी साहा ने। कैंडिडेट तृणमूल के कैंडिडेट सायोनी घोष हमारे साथ है। अभी तक जैसा वोटिंग चल रहा है, क्या खुश हो आप? मेरे लिए सिर्फ एक ही कंसर्न है कि जो वोटर है वो शांतिपूर्ण भावे आके यहाँ पे शांति से वोट कर सके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और वही मैं घूम घूम के देख रही हूँ, कई कई जगह पे ईवीएम मशीन खराब है, कहीं पे स्लो वोटिंग थोड़ा सा हो रहा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू गो थ्रू ऑल द बूथ्स एंड चेक आउट कि क्या चल रहा है। रेगिंग की आशंका थोड़ी थोड़ी जगह हमेशा रह ही जाती है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, और अगर होगा भी तो डट के मुकाबला करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू एंश्योर फ्री एंड फेयर वोटिंग। सिक्योरिटी एस्पेक्ट से आप खुश हो? देखिए, अब सिक्योरिटी है, अब सिक्योरिटी अपना काम करेगी तो अच्छा है, और अगर सिक्योरिटी अपने जैसा काम करती है इट्स फाइन एंड गुड। अगर किसी दूसरे के मतलब दूसरे के जैसे काम करती है, किसी के दबाव में आके काम करती है, तो देन इट इज नॉट गुड। बट आई थिंक एज अ पार्टी वी आर रेडी टू फेस व्हाटएवर कम्स। कितना कॉन्फिडेंट लग रही हो आप? देखिए, इंसान है, ये गणतांत्रिक अधिकार है सबका, जो जिसको चाहे वोट दे सकता है, लेकिन सब वोट दे पाए यही हमारा लुकआउट है। हमारे साथ थी आसनसोल साउथ की स्टार कैंडिडेट तृणमूल की तरफ से, जो बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ लड़ रही है यहाँ पे, और उनका दावा यह है कि वो हर बूथ जाएंगी और मेक श्योर करेंगी कि सब अपना वोट दे पाए। कैमरा पर्सन संतोष प्रसाद के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, आसनसोल।